नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए चलते हैं ईवीएस कंटेंट से संबंधित एक ही वीडियो के अंदर 15 प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। चलते हैं हाथी। तो हाथी की बात करें, हाथी क्या-क्या करता है? तो हाथी को पानी में और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। हाथी जो है वो पानी में और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद करता है। क्यों खेलना पसंद करता है? क्योंकि उसके शरीर को ठंडक मिलती है और गर्मी से राहत मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाता है और फिर उससे हवा कर लेता है। यानी कि अपने कान को क्या करता है, वो हिलाता है और उनसे हवा कर लेता है। 3 महीने के हाथी का लगभग 200 किलोग्राम वज़न होता है। तो ये फैक्ट है, 3 महीने का हाथी का जो लगभग वज़न होता है, वो 200 किलोग्राम होता है। आइए चलें अगले। अगले बात करें तो एक बड़ा हाथी दिन में लगभग 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियाँ और झाड़ियाँ खा लेता है। तो हाथी जो है, वो लगभग 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियाँ और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। ये फैक्ट है। कितना सोता है? 2 से 4 घंटे सोता है हाथी। हाथी परेशानी आने पर एक-दूसरे की मदद करते हैं। एक झुंड, ये फैक्ट याद रखें, एक झुंड में 10 या 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। और झुंड की जो मालकिन होती है वो क्या होती है? मादा हथनी होती है। यानी कि हथनी होती है झुंड की मालकिन। आइए आगे देखते हैं। आगे की बात करें पक्षी। पक्षी की बात करें तो बसंत गौरी नाम की ये चिड़िया गर्मियों में टुक-टुक करती रहती है। टुक-टुक करने से पेड़ में छेद हो जाता है और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। तो बसंत गौरी अपने अंडे कहाँ देती है? तो पेड़ में छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। कौन? बसंत गौरी। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन शक्करखोरा। तो शक्करखोरा की बात करें, शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। कौन? शक्करखोरा। इस घोंसला से बालों से मकड़ी के जालों जैसे पतली टहनियों, घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़ों से बना होता है। शक्करखोरा का जो घोंसला बना हुआ होता है, वो घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल, टुकड़े और कपड़ों के चीथड़ों से बना हुआ होता है। आइए आगे देखते हैं शक्करखोरा के बाद दर्जन चिड़िया। तो दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है। तो दर्जन चिड़िया जो है, वो अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनमें से एक थैली सी बना लेती है, जिससे पत्ता घोंसले की तरह बंद सा हो जाता है और उसमें अंडे देती है। तो दर्जन चिड़िया कैसा घोंसला बनाती है? तो दर्जन चिड़िया जो घोंसला बनाती है, वो पत्तों से सीकर अपना घोंसला बनाती है और उसमें अंडे देती है। कौन? दर्जन चिड़िया। आइए आगे देखते हैं चीलबाज गिद्ध। तो चीलबाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर देख सकते हैं। चील की पूँछ खाँचे वाली होती है, जिसमें बहुत से खाँचे होते हैं। आगे देखें, ज़मीन पर पड़ी हुई कोई चीज़ किसी चील को 1 या 2 किलोमीटर की दूरी से दिखाई दे जाती है। मान लीजिए कि किसी बिल्डिंग पर बैठी है, तो वह वहाँ से एक चींटी को देख सकती है, जो कि धरती पर चल रही होती है। इनकी जो गति होती है देखने की, वो मानव की अपेक्षा कितनी होती है? 4 गुना होती है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि किसकी चीलबाज गिद्ध की जो दृष्टि होती है, वो मानव की अपेक्षा 4 गुना होती है। गिद्ध मरे हुए जानवर को खाकर जगह को साफ करता है और आकाश में ऊंचाई पर काफी समय तक उड़ता रहता है। तो गिद्ध क्या करता है? जानवरों को खाकर जमीन को क्या करता है? जगह को साफ करता है। कौन? गिद्ध। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखा नर बीवर पक्षी। नर बीवर पक्षी की बात करें, मेल बीवर वर्ड। नर बीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं और मादा बीवर पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है। फिर उनमें से जो घोंसला पसंद आता है, जो सबसे ज्यादा पसंद आता है, उसमें वह अंडे देती है। तो नर बीवर पक्षी की क्या खासियत है? नर बीवर पक्षी जो घोंसला बनाएगा और उसकी जो मादा है, वो घोंसलों को पसंद करेगी और पसंद करने के बाद जो घोंसला पसंद आ जाएगा, उसमें अंडे देती है। आइए अगला फैक्ट देखें। फाख्ता फाख्ता डब बोलते हैं इसे, और गांव की भाषा में इसे पिड़की कहते हैं। क्या कहते हैं? पिड़की। पिड़की कहते हैं, गांव की भाषा में इसे पिड़की कहते हैं। तो फाख्ता कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है।
ऐसी जहाँ घोंसला दुश्मनों से बचने के लिए बनाती है। तो ऐसी जगह घोंसला क्यों बनाती है वो? तो ऐसी जगह घोंसला इसलिए बनाती है दुश्मनों से बचने के लिए। तो फाख्ता का फैक्ट यही है कि फाख्ता अपना घोंसला कहाँ बनाती है? तो कैक्टस के काँटों के बीच में या मेहंदी की मेड़ में, मेहंदी की मेड़ में। आइए आगे देखते हैं। उल्लू, उल्लू की बात करें तो उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। कितने डिग्री? तो 360 डिग्री उल्लू अपनी गर्दन को घुमा लेता है। और उल्लू कैसा प्राणी है? तो उल्लू रात्रिचर है। उल्लू रात्रिचर है और रात्रिचर में उसे कैसा दिखाई देता है? तो काला और सफ़ेद देख सकता है, काला और सफ़ेद। आइए चलते हैं, ये था उल्लू से संबंधित फैक्ट। आगे की बात करें तो ये है मैना। मैना की बात करें तो मैना झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे घुमा लेती है। तो मैना जो है वो झटके से, किससे? झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे घुमाती है और मैना गुलाबी रंग के बच्चे देती है। कैसे बच्चे होते हैं उसके? गुलाबी रंग के। आइए आगे की तरफ देखते हैं। कलचुड़ी, कलचिड़ी की बात करें, इंडियन रॉबिन, इंडियन रॉबिन। तो कलचिड़ी जो होती है वो पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है, बनाकर रहती है। इनके घोंसलों में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, बाल, रुई आदि सब बिछा रहता है। ये छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े खाती है। इनकी चोंच अंदर से लाल रंग की होती है। तो कलचिड़ी की जो चोंच होती है वो अंदर से लाल रंग की होती है। कलचिड़ी अपना घोंसला कहाँ बनाती है? तो पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। और क्या-क्या होता है उसके घोंसले में? तो नाजुक टहनी, जड़ें, बाल, रुई आदि इसके घोंसले में होते हैं, इंडियन रॉबिन के घोंसले में। आइए आगे की तरफ देखते हैं। कोआ, कोआ की बात करें, क्रो। तो कोए के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें होती हैं। कोआ की खासियत, कोए के घोंसले में लोहे के तार होते हैं। कोआ पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। कहाँ बनाता है? तो पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है कोआ। कोई कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती। तो कोयल, कोई भी कोयल हो, वो अपना घोंसला नहीं बनाती, बल्कि ये कोए के घोंसले में अपना अंडा देती है, जिसे कोआ अपना अंडा समझकर पालता है। तो कोयल से भी संबंधित, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, बल्कि ये अंडे किसमें देती है? कोआ के घोंसले में अंडा देती है और कोआ अपने ही बच्चों की तरह समझकर उनको पालता है। आइए आगे की तरफ देखते हैं। गौरैया, गौरैया की बात करें, स्पैरो। गौरैया अलमारी के ऊपर है, फिर आईने के नीचे, यानी कि आईने के पीछे, आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। कौन? गौरैया। मतलब घर के आसपास ही अपना घोंसला बनाती है। तो गौरैया जो है वो कहाँ बनाती है? अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। मतलब कि आसपास ही अपना घोंसला बनाती है। कहाँ पर? घर में ही आसपास में घोंसला बना लेती है गौरैया। आइए आगे की तरफ देखें। नेस्ट, नेस्ट है हमारा कबूतर। कबूतर की बात करें तो कबूतर पुराने मकान या खंडर में अपना घोंसला बनाता है। तो कबूतर अपना घोंसला कहाँ बनाता है? कबूतर पुराने मकान या खंडर में अपना घोंसला बनाता है, या कुआँ, जो पुराना कुआँ होता है जिसमें पानी ना हो, उसमें अपना घोंसला बनाता है। कौन? कबूतर। कबूतर पुराने घरों में या खंडरों में या पुराने कुओं में अपना घोंसला बनाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? सांप। सांप की तारीफ किया है, सांप की बात बताई जाए तो हमारे देश में 4 तरीके के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कौन-कौन से? तो दुबैया, नाग, करैंत और अफाई। दुबैया, नाग, करैंत, अफाई, ये 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। दुनिया में 10% ही जहरीले सांप हैं और बाकी 99% जो सांप हैं वो जहरीले नहीं हैं। आगे की तरफ देखें, सांप से फैक्ट। सांप की बात करें तो सांप अपना जहर दांतों द्वारा छोड़ते हैं। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले, सांप के कितने खोखले दांत होते हैं? तो 2 खोखले दांत होते हैं। उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है उन दांतों के सहायता से, क्योंकि उनमें क्या होती है, वो थैली लगी होती है और जैसे ही वो काटता है तो थैली फूट जाती है और जो जहर है वो व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। यदि किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो उस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई बनाई जाती है, जो सांप के जहर से बनाई जाती है। तो सांप काटने की दवा किससे बनाई जाती है? तो सांप काटने की दवा जो है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। उसका नाम है सीरम। किससे बनाई जाती है? सीरम से बनाई जाती है। सांप की बात करें तो सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह सिर्फ जमीन पर हुई कंपन को सुन पाता है। तो सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, बल्कि जो जमीन पर कंपन होती है, चलने की जो कंपन होती है, उससे ही महसूस करके वो सुन पाता है, महसूस कर लेता है। और सपेरों को
कालबेलिया कहते हैं, और जो सपेरे होते हैं उन्हें कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया नाच जो है, कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं, और कालबेलिया नृत्य होता है एक, जिसमें सांप जैसी मुद्राएं होती हैं, और सांप पालने वालों को, सपेरों को कालबेलिया कहते हैं। आप उस मुद्रा को देखें, कौन सी मुद्रा को? श्रीदेवी की मूवी में देख सकते हैं, जिसमें वह नागिन बनी थी। तो एक मूवी है श्रीदेवी की, आप देखना, तो उसमें श्रीदेवी क्या बनी थी? एक नागिन का रूप धारण किया था, तो उसमें कालबेलिया डांस उन्होंने किया था। आगे की तरफ देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? अगला क्वेश्चन है, सांप किसान मित्र। सांप किसान का मित्र है, लेकिन केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। सांप तो है, लेकिन केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि सांप खेतों में फसलों को चूहों से बचाने में मदद करता है। और सांप भी किससे मदद करता है? किसान की। चूहों को खा करके किसान की मदद करता है। लेकिन किसान का मित्र जो है वो क्या है? केंचुआ है, केंचुआ है। आगे की तरफ देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? पकाने के, किसके पकाने के? भोजन पकाने के। तो भोजन पकाने के कौन कौन से स्टेप हैं? तो भोजन को भूनकर पकाया जाता है, उबालकर पकाया जाता है, तलकर पकाया जाता है, और सेक कर पकाया जाता है। स्टेपों को ध्यान रखें, भूनकर, उबालकर, तलकर, सेक कर। भूनकर, उबालकर, तलकर, सेक कर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे की तरफ देखते हैं, अगला क्या है? अगली बात करें, उधुई। उधुई क्या है? उधुई एक प्रकार की डिश है। सर्दियों में खेत में जो ताजी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरकर उसको सीलबंद कर देते हैं। सर्दियों में खेत में ही ताजी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरकर और उसको सीलबंद कर देते हैं। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है, और इस पकी सब्जी को उधोई कहते हैं। और इस प्रकार की पकी हुई सब्जी को उधोई कहा जाता है। गुजराती भाषा में उधोई का मतलब होता है उल्टा। तो गुजराती भाषा में उधोई का मतलब होता है उल्टा, क्योंकि उल्टा जो घड़े को, जो मटका है, मटके को उल्टा करके पकाया जाता है अंगारों पर, तो उसे कहते हैं उधोई। उधोई के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियों को खाया जाता है। और उधोई के साथ किससे खाया जाता है? बाजरे की पकी रोटियों से खाया जाता है। मक्खन, दही और छाछ। तो बाजरा की रोटी, मक्खन, बाजरा की रोटी, मक्खन और छाछ और दही से मिलाकर उधोई को खाया जाता है। ये था उधोई से संबंधित फैक्ट। आइए लिंगू फैन की तरफ चलते हैं। लिंगू फैन, लिंगू फैन क्या है? ये एक हांगकांग में खाया जाने वाला पकवान है। तो लिंगू फैन सांप के मांस से बनाया जाने वाला एक पकवान है, जिसे हांगकांग में खाया जाता है। तो लिंगू फैन कहाँ खाया जाता है? हांगकांग में खाया जाता है, और ये सांप के मांस से बनाया जाने वाला पकवान है। आइए आगे देखते हैं, ब्रेल लिपि। तो ब्रेल लिपि क्या है? ब्रेल स्क्रिप्ट। लुइस ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। तो ब्रेल लिपि किसने बनाई थी? तो लुइस ब्रेल ने बनाई थी। उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा है ब्रेल लिपि। लिपि का मतलब होता है जिसमें जो भाषा लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। 3 साल की उम्र में वह अपने पिता के औजार से खेल रहे थे। कौन? लुइस ब्रेल। खेलते हुए इनके साथ एक घटना घटी, जिसने इनकी आंखों की रोशनी चली गई। और एक घटना घटी थी और जिसमें उनकी आंखों की रोशनी चली गई। किसकी? लुइस ब्रेल की। उनको जब जैसे उनकी आंखों की जो रोशनी गई थी, उनके दिमाग में एक बात आई कि भाई जो बच्चे देख नहीं पाते हैं उनको हम कैसे सिखाएं। तो उन्होंने ही, लुइस ब्रेल पढ़ाई में बहुत रुचि रखते थे, तो वह पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीकों सोचने लगे, और अनेक प्रकार के जब तरीके सोचने लगे, फिर उन्होंने एक तरीका निकाला जो बाद में लुइस स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया, जिसे क्या कहा गया था? लुई यानी कि ब्रेल लिपि कहा गया था। आइए आगे की तरफ चलते हैं। और क्या होती है ब्रेल लिपि? एक मोटे कागज पर एक नुकीली चीज से 6 बिंदुओं को उबारा जाता है। 6 बिंदु होते हैं। फिर उभरे हुए बिंदु पर उंगलियों के सहारे इन्हें स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है। एक मोटे कागज पर 6 बिंदु होते हैं उभरे हुए, और जब 6 बिंदुओं को, इनको क्या किया जाता है? उभरे हुए होते हैं, तो इनको उंगलियां रख रख कर सहारे से पढ़ते हैं। ये ब्रेल लिपि कहलाती है। ये स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित है। तो ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है? 6 बिंदुओं पर आधारित है। किसने दी थी ब्रेल लिपि? लुइस ब्रेल ने दी थी। आइए आगे की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट, परिवार। परिवार की बात करें, फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर एकल परिवार में माँ, बाप और उनके बच्चे होते हैं, यानी कि एकल परिवार। एकल परिवार क्या होता है? जिसमें परिवार में माँ, बाप और उनके बच्चे होते हैं, उसे न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार कहा जाता है। जॉइंट फैमिली किसे कहते हैं? जबकि संयुक्त परिवार में पूरा परिवार, जैसे दादा दादी, चाचा, बुआ, माँ, बाप, बच्चे,
या नाना नानी, मौसा मौसी, मामा मामी, माँ बाप और बच्चे होते हैं। इसे कहते हैं जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार। तो एकल परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे, संयुक्त परिवार में उनके दादा दादी, चाचा बुआ फूफा, नाना नानी, मौसा और माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं। आइए आगे की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंचुआ। केंचुआ की बात करें तो एर्थवॉर्म्स। केंचुआ जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है और जमीन क्या हो जाती है, पोली हो जाती है। जमीन क्या हो जाती है, पोली हो जाती है और बहुत ही उपजाऊ हो जाती है। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खा जाते हैं और इनके मल से जमीन बहुत उपजाऊ बनती है। तो केंचुए किसको खाते हैं, मृत पत्तियों को खाते हैं और मृत जो पौधे, बेकार पौधे होते हैं उनको खाते हैं और इनके मल से जमीन क्या बनती है, उपजाऊ बनती है। इसलिए केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि वह किसान की मदद करते हैं, खेत को उपजाऊ बनाते हैं, जिससे किसान की आमदनी बढ़ जाती है। आइए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, चींटियां। चींटियां चींटियों की बात करें, चींटियां आंट्स। चींटियां मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा हुआ रहता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं, काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। इस प्रकार सभी चींटियां अपना काम करती हैं। और चींटियां किस में रहती हैं, तो चींटियां समूह में रहती हैं। आइए आगे की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट, ये था चींटियों से संबंधित फैक्ट। रेल टिकट में लिखे जाने वाली जानकारी। तो रेल टिकट में क्या क्या लिखा हुआ होता है, तो ट्रेन का नंबर लिखा हुआ होता है, ट्रेन का नाम लिखा हुआ होता है, ट्रेन का नाम लिखा हुआ होता है, सफर होने की तारीख तथा समय लिखा हुआ होता है, गंतव्य स्थान तक पहुंचने की तारीख तथा समय लिखा हुआ होता है, टिकट प्रारंभ होने का स्थान लिखा हुआ होता है। आइए आगे देखते हैं। टिकट समाप्त होने का स्थान का नाम भी लिखा होता है, बर्थ का नंबर भी लिखा होता है, किराया लिखा होता है, कुल दूरी लिखी होती है, पीएनआर नंबर लिखा होता है, श्रेणी लिखी होती है। तो ये था टिकट का नमूना, क्या क्या चीज़ लिखी होती है टिकट के नमूने पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फॉर सीटेट एग्जाम के लिए, सीटेट के लिए। आइए आगे की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट, मच्छर। तो मच्छर की बात करें, मच्छर हमारे शरीर की गंध खाकर, यानी कि गंध को देख करके पैरों के तलवे की ओर हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। ये पैरों की जो तलवों की जो गर्मी होती है, इससे मच्छर हमें ढूंढ लेता है कि कहाँ पर व्यक्ति है। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। मच्छर कहाँ अंडे देते हैं, पानी में अंडे देते हैं। और मच्छर से होने वाली बीमारियां, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती हैं। कौन कौन सी, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। आइए आगे देखते हैं। मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में मिट्टी का तेल या दूसरा तेल डालना उचित रहता है। इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है, यानी कि मच्छर पैदा होने से पहले ही मर जाता है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। जैसे ही पानी के अंदर आप मिट्टी का तेल डालते हैं, केरोसिन, तो पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। किससे कमी होती है, पृष्ठ तनाव की। जब पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की जब कमी हो जाएगी तो उसका जो लार्वा है वो क्या हो जाता है, मर जाता है। आइए आगे की तरफ देखते हैं। अगला है रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से पहचान लेता है। किससे, उसकी गंध से, कि तू धरती पे जहां भी रहेगी मैं तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। कौन कहता है, रेशम का कीड़ा अपनी माँ से, कि तू धरती पे जहां भी रहेगी मैं तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। आइए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूहा। चूहा देखें, चूहा, चूहे की देखने की क्षमता कम होती है। तो चूहे की जो देखने की क्षमता होती है वो क्या होती है, कम होती है, लेकिन इनके सुने सुने और स्वाद लेने की क्षमता अधिक होती है। यानी कि इनके स्वाद लेने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। और चूहे के दांत क्या होती हैं, नुकीले होते हैं और इन नुकीले दांतों से कपड़ों को कुतरने करता है। यानी कि पुराने जो कपड़े होते हैं रखे हुए, उन कपड़ों को कुतरने का काम कौन करता है, चूहा करता है। चूहे के दांत कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। क्या होते हैं, नुकीले होते हैं, तेज धार वाले। आइए इग्लू। इग्लू क्या होते हैं, घर। इग्लू बर्फ के घर होते हैं जो टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। और टुंड्रा प्रदेशों में रेंडियर हिरन पाए जाते हैं। कौन, रेंडियर हिरन पाए जाते हैं टुंड्रा प्रदेशों में। ये घर एक्समो प्रजाति द्वारा बनाए जाते हैं
और इन घरों को ही इग्लू कहा जाता है। तो ये इग्लू घर कौन लोग बनाते हैं? एस्किमो प्रजाति के लोग बनाते हैं और टुंड्रा प्रदेशों में रेंडियर हिरन पाया जाता है। असम 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 में घर जमीन से 10 या 12 फीट ऊपर होते हैं। एक-एक फैक्ट को ध्यान रखना है क्योंकि उसमें कई फैक्ट होते हैं। पूछता है कि असम से संबंधित कौन-सा नहीं है, कौन-सा नहीं है, असम से संबंधित क्या-क्या चीज़ सही है, ए, बी, सी, डी इस टाइप से सीटेट के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो असम में जो घर होते हैं वो ज़मीन से 10 या 12 फीट ऊपर होते हैं। ऊँचाई में बनाने की वजह भारी बारिश और आपदा होती है। वे ऊंचाई पर घर क्यों बनाते हैं? क्योंकि वहां पर बारिश अधिक होती है। ये घर बांस से बनाए जाते हैं और अंदर भी लकड़ियों का प्रयोग होता है और अंदर जो है वो लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। असम में बांस तथा रस्सी के पुल बनाए जाते हैं और असम में बांस और रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है, कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। असम में बांस को गरीबों का टिम्बर कहा जाता है और असम में बांस को गरीबों का टिम्बर कहा जाता है। आइए नेक्स्ट केरल से संबंधित केरल की बात करें तो केरल में टेपियोका जमीन के नीचे उगाया जाता है। ये एक प्रकार का फल है जिसे केरल के लोग उबाल कर खाते हैं। ये देखने में सफ़ेद शकरकंदी जैसा दिखता है। तो टेपियोका क्या है? जो शकरकंदी होती है, सफ़ेद शकरकंदी उसकी तरह देखने में लगता है और केरल के लोग इसे ज़मीन में उगाते हैं। बल्लम लकड़ी की बनी छोटी सी नाव होती है जो केरल में पाई जाती है। तो बल्लम क्या है? बल्लम एक प्रकार की नाव है जो केरल में पाई जाती है। केरल में बोले जाने वाली भाषा मलयालम भाषा है। तो केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा बोली जाती है। बल्लम यहाँ की नाव है और टेपियोका जमीन के नीचे उगाया जाता है, शकरकंदी जैसा दिखाई देता है। ये था केरल से संबंधित फैक्ट। और केरल में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है और केरल को मसालों का घर कहा जाता है। ये है केरल से संबंधित फैक्ट। केरल को क्या है? मसालों का घर कहा जाता है और शांत वैली, शांत घाटी कहाँ है? केरल के अंदर है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा और नानी को अमूमा कहते हैं। चाचा को चटप्पन और चाची को कुंजुमा कहते हैं और पिता को अप्पा कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये पूछे हुए प्रश्न है। यानी कि माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा और नानी को अम्मूमा कहते हैं, चाचा को चटप्पन और चाची को कुंजुमा कहते हैं और पिता को अप्पा कहते हैं। केरल के अंदर मलयालम भाषा में। केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने पर फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। तो एक जगह से जब दूसरी नाव पर जाते हैं तो फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। कथकली नृत्य केरल में होता है और कथक नृत्य जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। तो केरल में केले के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। केरल में नारियल के पेड़ के अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यानी कि नारियल के जो पेड़ हैं वो केरल के अंदर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और केरल में केले के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो तमिलनाडु और कर्नाटक, इनकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यानी कि तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तू मिल जाए तो मुझे चैन आ जाए। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु। तो ये सब किसके अंदर, किसके निकटवर्ती हैं? तो ये केरल के निकटवर्ती हैं। गुजरात से केरल तक की यात्रा के बीच में महाराष्ट्र कर्नाटक राज्य पड़ते हैं। कौन कौन है? गुजरात से जब केरल जाएंगे आप तो महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य आएंगे। और कोझिकोड कहाँ पर स्थान है? तो कोझिकोड एक स्थान है जो केरल के अंदर स्थित है। पूछा हुआ प्रश्न है। केरल कोझिकोड का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। तो केरल का दूसरा सबसे बड़ा जिला कोझिकोड है और मल्लारपुर जिला केरल में है। मल्लारपुर जिला केरल के अंदर, कोझिकोड जिला केरल के अंदर और कोझिकोड जो जिला है वो दूसरे नंबर का है, दूसरा सबसे बड़ा जिला है। आइए अगला फैक्ट हमारा राजस्थान। तो राजस्थान से संबंधित, राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। तो राजस्थान में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं? मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। घरों की दीवारों पर बहुत मोटी होती हैं। यानी कि घरों की जो दीवार बनाई जाती हैं वो बहुत मोटी होती हैं और इन्हें लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और उनकी छत कटीली झाड़ियों से बनी हुई होती हैं। तो इनकी छतें जो राजस्थान में वो कटीली झाड़ियों से बनी हुई होती हैं। राजस्थान में टैंक को टंका भी कहा जाता है। तो राजस्थान में जो टैंक होता है उसको टंका भी कहा जाता है। तो राजस्थान में अपने आंगन में जमीन में गड्ढा
खोदकर टैंक का निर्माण करते हैं और अपनी छतों का ढाल बनाते हैं। यानी कि ढालदार छतें बनी हुई होती हैं किनकी? राजस्थान के लोगों की। बारिश का सारा पानी इन टैंकों में जाकर गिरता है, बाद में इन्हें छानकर उपयोग में लाया जाता है। इसलिए अपने आंगन में ये लोग गड्ढा बना लेते हैं, पानी को स्टॉक यानी कि पानी को स्टोर करने के लिए। आइए अगला राज्य देखते हैं, अभी और राजस्थान से संबंधित। राजस्थान के जोधपुर में, खेजड़ी राजस्थान के जोधपुर में, यानी कि राजस्थान का जो शहर है जोधपुर, इसमें खेजड़ी राजस्थान, तो खेजड़ी गांव के लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। 300 साल पहले की बात है जो पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। आज 300 साल बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं और आज भी उसी परिवार के जो लोग चले आ रहे हैं वो बिश्नोई कहलाते हैं। वे पेड़ों को और जानवरों के प्रति संवेदनशील हैं और इनकी रक्षा करते हैं। तो वे पेड़ों की रक्षा और जानवरों के प्रति अति संवेदनशील हैं। 300 साल पुरानी कहानी है। जो लोग पहले थे जो पेड़ों से चिपके थे उनके परिवार के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। और कहाँ की बात है? तो खेजड़ी वृक्ष जो है वो राजस्थान के अंदर है। और खेजड़ी वृक्ष जो हमारा है वो कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। आइए चलते हैं श्रीनगर। तो श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर में कुछ घर पहाड़ों में, कुछ पानी में और कुछ मुझे पर्वतों पर और कुछ पत्थरों के बीच में होते हैं। यानी कि श्रीनगर के जो घर हैं, श्रीनगर के जो घर हैं वो कहाँ पर हैं? कुछ पहाड़ों पर, कुछ पानी में, कुछ पर्वतों पर और कुछ पत्थरों के बीच में है। और इन लकड़ी के सुंदर डिजाइन से बने हुए होते हैं और इनके जो घर हैं वो लकड़ी के सुंदर डिजाइनों से बने हुए होते हैं। हाउस बोट 80 फीट तक की लंबी हो सकती है और 8 से 9 फीट तक चौड़ी हो सकती है। तो हाउस बोट, इनके जो घर बने हुए होते हैं उनको हाउस बोट कहते हैं। और ये कितने लंबे होते हैं? 80 फीट लंबे और 8 या 9 फीट चौड़े होते हैं। आइए चलते हैं अगला देखें। डोंगा एक नाव झेलम नदी में डल झील में मिलती है। तो डोंगा एक प्रकार की नाव है जो झेलम नदी या डल झील में मिलती है। अंदर कई कमरे होते हैं डोंगा नाव में। अंदर से ये एक घर की तरह लगती है। कौन? डोंगा नाव। इन पर लकड़ियों के सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं डोंगा नावों पर। और इनकी छत पर डिजाइन होता है जिसे खत्म बंद कहते हैं। तो अब बात समझें, जो डोंगा नाव जो होती है, डोंगा नाव पर जो डिजाइन बनी हुई होती है, इन डिजाइनों को, जो छत पर जो डिजाइन होती है, इन्हें खत्म बंद कहते हैं। कश्मीर के गांव में घर पत्थर से बने और ढलान वाली छतें होती हैं। कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती हैं जो दीवारों पर निकली होती हैं। इन्हें टैब कहा जाता है। तो टैब किसे कहा जाता है? ऐसे फैक्ट पूछे जाते हैं सीटेट के अंदर। तो टैब किसे कहा जाता है? तो जो कश्मीर के अंदर दीवारों पर निकली हुई होती हैं खिड़कियां, उन्हें टैब कहा जाता है और इनमें सुंदर डिजाइन बनी हुई होती है। आइए अगला देखते हैं। अगला है कश्मीर में ही। कश्मीर में सरसों के तेल में मछलियों को पकाकर खाया जाता है। तो कश्मीर के अंदर जो सरसों का तेल होता है उसमें मछलियों को पकाकर खाया जाता है। गोवा में नारियल के तेल में बनी मछलियों को पकाकर खाया जाता है। और गोवा में नारियल के तेल में पकी मछलियों को खाया जाता है। केरल में नारियल के वृक्ष उगाए जाते हैं। नारियल के तेल में मछली कहाँ के लोग खाते हैं? गोवा के लोग खाते हैं। सरसों के तेल में मछली कहाँ के लोग खाते हैं? तो कश्मीर के लोग खाते हैं। कहवा कश्मीर की एक खास किस्म है जो चाय में होती है, यानी कि चाय में डालते हैं कहवा। और उर्दू डोंगरी कश्मीर की भाषा है। उर्दू और डोंगरी कश्मीर की क्या है? भाषा है। आइए आगे देखते हैं मनाली। मनाली की बात करें तो मनाली में बारिश अक्सर होती रहती है। मनाली में बारिश अक्सर होती रहती है और बर्फ भी पड़ती है, यानी कि बर्फ, ये बर्फ नहीं बर्फ है, बर्फ लिखे हैं यहाँ पर, बर्फ, बर्फ भी पड़ती रहती है। यहाँ का मौसम ठंडा और सुहाना होता है। तो मनाली में बारिश अक्सर होती रहती है और बर्फ भी पड़ती है। यहाँ का मौसम ठंडा और सुहाना होता है और यहाँ घर पत्थर लकड़ी के बने होते हैं जिनकी छतें ढालू होती हैं। तो जिनकी छत कैसी होती है? इनकी छत ढालू होती है, ढलान वाली होती है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। मनाली में जो घर होते हैं वो पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बाघ। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। चीलबाज गिद्ध 4 गुना और बाघ हमसे 6 गुना। तो बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं जिससे उसे स्वीकार की स्थिति का पता चल जाता है। यानी कि स्वीकार का मतलब शिकार की स्थिति का पता चल जाता है उसे
किसके लिए? बाघ के लिए। और इससे वह अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध को छोड़ता है, दूसरी बार इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। तो बाघ किससे पहचानता है? मूत्र की गंध से पहचान लेता है और अपने हवा में जो मूछें होती हैं, मूछों से शिकार को पहचान लेता है और हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है और बाघ जो है वो मौके के अनुसार अपनी आवाज़ को बदलता रहता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुन सकते हैं। तो बाघ का जो गुर्राना है, बाघ जब गुर्राता है तो हम 3 किलोमीटर तक इसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ का पता करने के लिए अलग-अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। तो बाघ की जो कान हैं वो अलग-अलग यानी कि आवाज़ का पता लगाने के लिए अलग-अलग दिशाओं में घूम जाते हैं। बाघ हवा से पत्ते हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ के अंतर को तुरंत भाँप लेता है और बाघ जो है वो इस बात को भी भाँप लेता है कि ये शिकारी है या फिर पत्तों के हिलने की आवाज़ है। उसे पता होता है कि ये आवाज़ प्राकृतिक है या किसी शिकार की है। प्राकृतिक आवाज़ को भी पहचान लेता है और शिकार की आवाज़ को भी पहचान लेता है बाघ। कौन? बाघ। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं लंगूर। लंगूर की बात करें, लंगूर जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठकर अपने आसपास आती मुसीबतों को देखकर एक खास तरह की आवाज़ निकालता है। तो लंगूर जंगल में जब ऊंचे पेड़ पर बैठता है तो आती हुई मुसीबतों को देखकर खास अलग-अलग प्रकार की आवाज़ निकालता है और अपने साथियों को संदेश देता है, जिससे उसके साथी चौकन्ना हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक क्या है? ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है। इसकी पत्तियां बहुत कम मात्रा में होती हैं। तो ये जो रेगिस्तानी ओक है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक, जरा इसे ध्यान रखें कि रेगिस्तानी ओक की बात करें तो ये ना सोचें कि राजस्थान में पाया जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। 11 से 12 फीट इसकी ऊंचाई होती है। वह पेड़ की जड़ें जमीन के अंदर 250 से 300 मीट तक 300 फीट तक 300 फीट तक जाती हैं, जब तक पानी तक ना पहुंच जाएं। ये पानी पेड़ के तने में जमा रहता है और जो तने के अंदर जो पानी जमा हो जाता है तो इसमें पाइप से, जो तने में छेद करके पाइप से पानी निकाल लेते हैं। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता है, जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता है या पानी की कमी हो जाती है, तो वहाँ के लोग इसके तने से अंदर पतला सा पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। किससे? रेगिस्तानी ओक से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सब्जियां। सब्जियों की बात करें, सब्जियां, अधिकतर सब्जियां पौधों के फूल होती हैं। अधिकतर सब्जियां जो होती हैं वो पौधों के फूल होती हैं और कुछ सब्जियां पौधों का फल भी होती हैं। गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों में आयरन मिलता है। गुड़, आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियों में आयरन मिलता है। विदेश से आने वाली सब्जियां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न सीटेट के अंदर 2 नंबर इसी से सब्जियों से ही आते हैं। 1 नंबर तो पक्का है सब्जियों से। गुण, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों से आयरन मिलता है। ये ना पूछे तो ये पूछ लेगा कि हरी मिर्च, टमाटर, आलू, हरी मिर्च, टमाटर, आलू साउथ अमेरिका से आया था। दक्षिण अमेरिका से कौन कौन चीज़ आई थी? हरी मिर्च, टमाटर, आलू। गोभी और मटर यूरोप से आई थी। कॉफ़ी बीन्स और भिंडी, कॉफ़ी बीन्स और भिंडी अफ्रीका से आई थी और सोयाबीन चीन से आई थी। सोयाबीन किससे आई है? चीन से आई है। कॉफ़ी बीन्स और भिंडी अफ्रीका से आई हैं। गोभी मटर यूरोप से आई थी। हरी मिर्च, टमाटर, आलू दक्षिण अमेरिका से आए थे। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं बीज। बीज की बात करें, बीजों को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप लगाकर रखते थे और नीम की पत्तियां इन्हें कीड़ों से बचाती थीं। तो बीजों को सुरक्षित रखना होता तो जो सूखी लौकी जो होती है उसके अंदर रखकर मिट्टी का लेप लगा दिया जाता था और कीड़ों से बचाती थी कौन? नीम की पत्तियां। उसमें नीम की पत्तियां भी रख दी जाती थीं। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देते थे, यानी कि पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देते थे और कपड़ों में चिपक कर तथा पानी के जरिए ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब हवा बहुत तेज तीव्र गति से चलती है तो हवा में बीज इधर से उधर हो जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है? परागण, स्वपरागण, पर परागण कहलाता है। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पौधे का वह भाग, यानी पौधे का भाग जिसे हम खाते हैं, पौधे का वह भाग जिसे हम खाते हैं, तो जड़, जड़ किस किस की खाई जाती है? मूली गाजर, मूली गाजर चुकंदर, मूली गाजर चुकंदर, मूली गाजर चुकंदर की क्या खाई जाती है? जड़। आलू प्याज अदरक, इनका क्या खाया जाता है? तना। पत्तियां किसकी खाई जाती हैं? धनिया, पत्ता गोभी, अरबी, पालक। कड़ी पत्ता, तो कड़ी पत्ता, धनिया, पत्ता गोभी, अरबी और पालक, इसका पत्ता खाया जाता है। बीज किसका खाया जाता है? तो चना, बाजरा, सरसों, गेहूं, धान, फूल, सहजन का फूल, केला, कचनार और फली मटर, तो इसके क्या खाए जाते हैं? बीज खाए जाते हैं। ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पौधे का विभाग जिसे हम खाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार, बिहार राज्य से संबंधित। बिहार में मधुबनी नामक जिला है। यहाँ का जो त्योहार है, एक खुशी के मौके पर घर की दीवारों पर, आंगन में कई प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। ये चित्र पिसे हुए चावल, ये फैक्ट देखें जरा, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। किससे? पिसे हुए चावल के घोल में। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। तो हल्दी और नील का प्रयोग किया जाता है जब वो रंगोली बनाते हैं बिहार के लोग, बिहार के लोग। अब मधुमक्खी पालन देखें बिहार के अंदर। बिहार के मुजफ्फरपुर का वह गांव, जहां जिस इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो मुजफ्फरनगर में बिहार का एक जिला है मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर। वहाँ पर लीची के बहुत से पेड़ पाए जाते हैं और लीची के जो पौधे हैं वो मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। तो लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन, शहद बनाने का काम करते हैं। मधुमक्खी पालने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? तो अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और यही मधुमक्खी पालन शुरू करने का सही समय होता है। कौन सा? अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। तो मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। तो लीची के फूल कब खिलते हैं? फरवरी में खिलते हैं। ये मधुमक्खियों को बहुत ही लुभाते हैं। मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। एक जो रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है और छत्तों में कुछ नरम भी होती है। यानी कि छत्ते के अंदर कुछ क्या होती हैं? नरम और गर्म मक्खियाँ भी होती हैं। और छाती में बहुत सारे काम करने वाली, यानी कि जो छत्ता होता है, छाती नहीं छत्ता, छत्ते में, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। यह दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। तो मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ विशेष प्रकार की मक्खियाँ भी होती हैं। छत्तों में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं छत्तों में। मधुमक्खी के पालन को एपीकल्चर कहते हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं जो मधुमक्खियों को बहुत ही लुभाते हैं। अक्टूबर से दिसंबर जो समय होता है, अक्टूबर से दिसंबर का मधुमक्खी पालने का सबसे सही समय है। उत्तराखंड देखें। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक एक ऐसी जगह भी है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। तो उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल हैं, उसे फूलों की घाटी कहते हैं। तो फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर। कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नजर आते हैं। तो कैसे फूल नजर आते हैं? लाल फूल नजर आते हैं। तो कहीं पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल नजर आते हैं, सफ़ेद फूल, कहीं लाल फूल नजर आते हैं। यहाँ अनेक प्रकार के फूल मिलते हैं। पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन बनाए जाते हैं। तो उत्तराखंड के अंदर विशेष ध्यान रखें, फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर स्थित है। आइए जानवर, जानवर से संबंधित। जानवरों की खाल पर डिजाइन होता है। जानवरों की खाल पर डिजाइन किसके कारण होता है? तो उनके बालों के रंग के कारण होता है। दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं। रात में जागने वाले जो जानवर हैं वो सफ़ेद और काला ही देख पाते हैं। इसलिए उल्लू जो है वो रात्रिचर प्राणी है, वो सफ़ेद और काला देख पाता है। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है जानवर। तो जानवर एक दिन में कितने घंटे सोते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। सीटेट के लिए एक नंबर पक्का, एक नंबर पक्का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न।
गाय कितने घंटे सोती है? तो 4 घंटे। गाय कितने घंटे? 4 घंटे। अगर 18 घंटे सोता है तो 2 घंटे। अब गाय के 18 घंटे, तो जिराफ 18 घंटे, बिल्ली 12 घंटे, बिल्ली 12 घंटे, बिल्ली 12 घंटे। आइए अगला देखते हैं। गाय 4 घंटे, बिल्ली 12 घंटे। नेक्स्ट स्लॉथ। स्लॉथ। स्लॉथ देखने में भालू की तरह होते हैं। स्लॉथ जो है वो देखने में भालू की तरह है, पर ये भालू से अलग होते हैं। पर ये भालू नहीं है, भालू से अलग हैं। स्लॉथ दिन में स्लॉथ स्लॉथ दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक कर आराम से सोते हैं। 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक कर आराम से सोता है। स्लॉथ 40 वर्ष के अपने जीवन में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। यानी कि 8 बार ही एक पेड़ पर पेट यानी कि अपने पेड़ को उसी पेड़ पर रहती हैं। 8 बार ही अपना पेड़ बदलती हैं, यानी कि पेड़ बदलती हैं वो। क्या करते हैं? पेड़ बदलते हैं। कहने का मतलब है कि सिर्फ़ पेड़ों पर 8, जब 8 बार हुए तो कितना हुआ? 8 5 बार, 5 बार आना-जाना, तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 40 वर्ष का इनका जीवन काल होता है। किसका? स्लॉथ का। आइए नेफेंथिस, घटपर्णी पौधा। नेफेंथिस वेरी, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न, वेरी, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न। नेफेंथिस निपेंथिस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच, यानी कि भारत में मेघालय में पाया जाता है। तो भारत में कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। और कहाँ-कहाँ? विदेशों की बात करें तो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। ये पौधा कीड़े-मकोड़े और छोटे जानवरों का शिकार करता है। ये पौधा लंबे घने जैसा दिखाई देता है, यानी कि लंबे जो घड़ा होता है, लंबे घड़े जैसा दिखाई देता है, जिसके ऊपर पत्तियों का ढक्कन लगा रहता है। ये पौधा लंबे लंबे जो घड़ा जैसा दिखाई देता है, उसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा रहता है। किसका ढक्कन लगा रहता है? पत्ती का ढक्कन लगा होता है और इसमें से खुशबू निकलती है। इसके जो अंदर से क्या निकलती है? खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से जो कीड़े-मकोड़े जो हैं, वो इसके अंदर खुशबू की वजह से इसके अंदर चले जाते हैं और वे फँस जाते हैं। तो यानी कि पौधों को घटपर्णी पौधा कहा जाता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो निफेंथिस पौधा होता है, वो मेघालय, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और जैसे ही इसके जब अंदर से खुशबू आती है, तो कीड़े-मकोड़े जब इसके अंदर चले जाते हैं और कीड़ों को यानी कि कीड़ों को जो खा लेता है, क्यों खाता है? तो वो नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए खाता है। इसके लिए चाहिए नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन मिल जाती है कीड़े-मकोड़ों से। तो किसके लिए खाता है? नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए खाता है। कौन? निफेंथिस पौधा। बरगद का पेड़। बरगद के पेड़ की जो लटकन उसकी जड़ होती है, तो बरगद का जो पेड़ होता है उसकी जो लटकन होती है वो क्या कहलाती है? उसकी जड़ होती हैं। ये टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते-बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। बरगद की जड़ें मजबूत खम्भों की तरह पेड़ों को सहारा देती हैं। तो बरगद की जो जड़ें हैं वो मजबूत खंभे की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। नेक्स्ट जंगल। जंगल की बात करें तो जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार जो लोग 25 सालों से जंगल में एक जगह रह रहे हैं, तो ये कानून उन्हें अधिकार देता है कि वह इस जगह पर जो चाहें वह कर सकते हैं, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। जंगल का संरक्षण वहाँ की ग्राम सभा करती है। खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण करने से जंगल खत्म होते जा रहे हैं। तो जंगल क्यों खत्म होते जा रहे हैं? बांधों का निर्माण और खानों की खुदाई से। जंगल अधिकार कानून जो है 2007 के अनुसार जो लोग 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, वो उसी स्थान पर जो ग्राम सभा चाहेगी, वो उस कार्य को किसी भी कार्य को कर सकते हैं। लेकिन उसका संरक्षण देखभाल कौन करेगी? वहाँ की ग्राम सभा करती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे है घास। तो घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है, उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर फैला हुआ होता है। घास की जड़ें बहुत ही मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोद कर निकाला जाता है। अगर हम भी इन्हें हाथ से खींच जाएँगे तो जड़ समेत बहुत ही मुश्किल से निकलते हैं। यानी कि जड़ जो हाथ से नहीं निकल पाती, इनकी जड़ें पौधों को सहारा देती हैं। जल तथा खनिजों के अवशेष खनिजों को अवशोषित करती हैं। जिस मैदान में एक टीन बीज बोए जाते हैं, उन्हें एक टीन ज़मीन बोलते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, एक टीन बीज क्या है? तो एक टिन जितनी ज़मीन में जो बीज बोया जाता है उसे एक टिन कहते हैं। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं मलेरिया। मलेरिया की बात करें तो रोनाल्डो रोस ने सबसे पहले बताया था कि मलेरिया मच्छरों के कारण होता है।
तो मलेरिया बीमारी जो है वो मच्छरों के कारण होती है। किसने बताई थी? रोनाल्ड रोस ने बताई थी। रोनाल्ड रोस जो हैं वो भारतीय मूल के निवासी थे। कहाँ के रहने वाले थे? भारत के। मलेरिया में बुखार जो आता है वो कपकपी से होता है और ठंड लगती है। मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलीज से फैलता है। मलेरिया की बात करें तो मच्छर तो है, लेकिन मच्छर कौन सा? मादा एनाफिलीज। मलेरिया को दूर करने की दवाई जिंदगी न यानी कि जो मलेरिया को जो दवाई है मलेरिया की वो सिनकोना, किससे? सिनकोना के पेड़ की छाल से बनाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? कुनैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुनैन कहा जाता है। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? एनीमिया। एनीमिया क्या है? एनीमिया हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण होता है। तो एनीमिया जो है वो हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण होता है। एनीमिया शरीर और मानसिक रूप से प्रभावित होता है। एनीमिया में जो है वो शरीर मानसिक रूप से प्रभावित होने लगता है। इससे बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते। तो एनीमिया की कमी से जो बच्चे हैं वो ठीक से नहीं पढ़ पाते और उनकी एनर्जी जो है वो एनर्जी लेवल क्या हो जाता है? लो हो जाता है, जिससे पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता है। आप जब किसी के अंदर क्या होगी? हीमोग्लोबिन आयरन की मात्रा कम होगी तो उसका पढ़ाई में मन क्या लगेगा? कम लगेगा, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या हो जाती है? एनर्जी लेवल जो हो जाता है वो कम हो जाता है, कम हो जाता है। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है चांगपा जनजाति। चांगपा जनजाति जैसे कहते हैं चांगथांग जनजाति। तो पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है और ये 500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो कुछ हद तक भारत के लद्दाख क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में फैला हुआ था। यहाँ चांगपा नाम की प्रजाति पाई जाती है। तो चांगथांग जो है यहाँ पर चांगथांग है स्थान और उसी पर चांगपा जनजाति पाती है। तो इसी के नाम पर तो पड़ा है चांगपा जनजाति। तो चांगपा प्रजाति है जिसकी आबादी कुल कितनी है? 5,000 लोग रहते हैं यहाँ पर। ये हमेशा अपनी भेड़ बकरी के साथ घूमते रहते हैं और चांद पर लोग अपने टेंट जो होते हैं वो उन्हें कॉरवो कहते हैं। और यहाँ पर जो लोग टेंट बनाते हैं उन टेंटों को क्या कहा जाता है? कॉरेबो कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देते हैं। तो चांगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है? लद्दाख में पाई जाती है। चांगपा जनजाति कहाँ पर? लद्दाख के अंदर। नेक्स्ट अगला देखें। विश्व की प्रसिद्ध पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल क्या है? तो पश्मीना शॉल चांगपा लोगों द्वारा बनाई जाती है। बकरियों के बालों से बनाई जाती है। जिन बकरियों के मुलायम बाल होते हैं तो उनसे पश्मीना ऊन मिलती है। वह बहुत ऊंचाई पर लगभग 500 मीटर ऊपर रहती हैं। ठंड में टेम्परेचर डिग्री यानी कि ठंड में जो टेम्परेचर डिग्री होता है वो माइनस में चला जाता है, -10 डिग्री या 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। बकरी के शरीर पर गर्म बालों का कोट बन जाता है, यानी कि बकरी के जो शरीर पर जो गर्म बाल होते हैं उनसे कोट बनाए जाते हैं। इससे कुछ बकरियां गर्मियों में गिरा देती हैं, यानी कि कुछ बकरियां अपने बालों को गर्मियों में गिरा देती हैं, जिनका प्रयोग पश्मीना शॉल बनाने में प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। इनका एक बार इतना पतला होता है कि इनके 6 बाल हमारे बाल के बराबर होते हैं। इनका एक बाल इतना पतला होता है कि हमारे 6 बाल और इनका एक बाल। ये शॉल हाथ से बनाए जाते हैं और लगभग 2.5 से 100 घंटे बुनाई के बाद एक प्लेन बन पाता है। यानी कि एक शॉल कब बन पाती है? तो एक शॉल 2.5 से 100 घंटे बुनाई के बाद बन पाती है। एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर के बराबर गर्म होती है। तो एक स्वेटर पहने और एक पश्मीना 6 स्वेटर और एक पश्मीना शॉल बराबर गर्मी देते हैं। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म कहाँ हुआ था? एक गरीब किसान परिवार में हुआ था 1822 ईस्वी में। इन्होंने 7 साल तक मठ में बगीचे में 2800 पौधों पर बारीकी से कई बार प्रयोग किए थे और ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए थे मटर के पौधे पर। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर प्रयोग किया? मटर के पौधे पर। मटर के कुछ गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज या तो मुलायम होगा या खुद रहा होगा, यानी कि या तो खुरदरा होगा या मुलायम होगा, यानी कि झुर्रीदार होगा या कैसा रहेगा? बिल्कुल चिकना चिकना होगा या झुर्रीदार होगा, मुलायम होगा। इनके और इनसे निकली अगली पीढ़ी होगी बीजों में, बीज या तो मुलायम होंगे या फिर खुरदरे, बीच का रास्ता कुछ नहीं होता है। कहने का मतलब है कि जो मटर के पौधे थे इन्होंने बताया था कि हरा होगा, लाल होगा या कैसा होगा? झुर्रीदार होगा। कैसा होगा? झुर्रीदार। और इन्होंने जो मटर के पौधे का अनुपात रखा था
बताया था, तो वो 9:3:3:1 बताया था रेशियो। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर पर अपना प्रयोग किया था। आइए नेक्स्ट अगला चलते हैं, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। कौन थी? वेट लिफ्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, सीटेट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं और ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। कर्णम मल्लेश्वरी 130 किलोग्राम तक का भार उठा लेती हैं। तो कितना वजन उठा लेती हैं? 130 किलोग्राम तक का वजन उठा लेती हैं। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं, तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ, तरुण भारत संघ भारत का गैर सरकारी संगठन है जो कि जल संरक्षण वह जल के अनुशासित उपयोग को लेकर लोगों को जागरूक और सतर्क करने का काम करता है। तो तरुण भारत संघ क्या है? ये गैर सरकारी संगठन है जो जल संरक्षण व जल के अनुशासित उपयोग को लेकर लोगों को जागरूक करता है और उन्हें सतर्क करता है। तरुण भारत संघ ने पिछले 25 वर्षों में देश भर में 10,000 से ज़्यादा जोहड़ तालाब बनवाए हैं और जिनसे लोगों को बहुत लाभ हुआ है। तो ये तालाब बनवाने का काम भी कौन करता है? ये तरुण भारत संघ करता है। आइए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, आबू धाबी। आबू धाबी, आबू धाबी देश रेगिस्तानी इलाके में है और यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। तो आबू धाबी की भाषा कौन सी है? अरबी। यह पानी बहुत कीमती है क्योंकि यहाँ ना तो वर्षा होती है और ना ही यहाँ नदियाँ, झील, तालाब हैं। यहाँ रेतली जमीन के नीचे नीचे तल होता है और यहाँ खजूर के पेड़ अधिक मात्रा में दिखाई पड़ते हैं क्योंकि यहाँ पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं। यानी कि यहाँ किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? तो यहाँ पर खजूर के पेड़ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आबू धाबी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये पूछे बहुत बार बार पूछा जाता है। आबू धाबी की जो करेंसी है वो क्या है? दिरहम है। तो आबू धाबी की मुद्रा क्या है? दिरहम है। आबू धाबी में रेत के पहाड़ या रेत के टीले पाए जाते हैं। कहाँ पर? आबू धाबी में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, लद्दाख। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर पार करके जाना पड़ता है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है, इसे भूरा रेगिस्तान भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बर्फ ही बर्फ होती है। यहाँ 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है। घर पत्थर के बने होते हैं जिनकी छत और फर्श लकड़ी की बनी हुई होती है। कहाँ पर? लद्दाख में। दीवार मिट्टी की होती है और उस पर चूने की मोटी परत चढ़ी होती है। यहाँ कम बारिश होती है। यहाँ पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। कहाँ पर? लद्दाख में। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, नालमंडा आंध्र प्रदेश में है। तो नालमंडा एक स्थान है जो कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश के अंदर। मुख्तारपुर आंध्र प्रदेश में है, पोचमपल्ली जिले में है। तो मुख्तारपुर गांव जो है वो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में है। पोचमपल्ली जिला कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। गांव कौन सा है? मुख्तारपुर। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह एक से एक विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप के द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को दोबारा स्कूल भेजने में मदद की जाती है। जो कम उम्र की लड़कियां होती हैं, तो जो कैंप लगाया जाता है आंध्र प्रदेश में, वो उनको स्कूल भेजने में मदद करता है। आंध्र प्रदेश की भाषा जो है वो तेलुगु है। पोचमपल्ली जिला तमिलनाडु में भी है। इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर हैं और इस बुनाई को पोचमपल्ली वह कलमकारी के नाम से जाना जाता है। तो वो जो साड़ियों पर जो बुनाई की जाती है, साड़ियों पर जो कढ़ाई कढ़ाई की जाती है, वो कहाँ की जाती है? तो ये पोचमपल्ली में की जाती है। और पोचमपल्ली कहाँ पर स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं, मुंबई। मुंबई की बात करें तो मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। दिल्ली से मुंबई जाने के लिए गुजरात, राजस्थान को पार करते हुए महाराष्ट्र में आना पड़ता है। दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से मुंबई जाएंगे तो 14, दिल्ली से मुंबई कितनी दूर है? तो 1400 किलोमीटर दूर है। विक्टोरिया टर्मिनल, विक्टोरिया टर्मिन्स रेलवे स्टेशन मुंबई में है। तो विक्टोरिया टर्मिनल और विक्टोरिया टर्मिन्स ये कहाँ पर हैं? ये रेलवे स्टेशन है जो मुंबई में है। पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, पहली बार रेल कब चलाई गई थी? तो 16 अप्रैल 1853 को। किस किस के बीच? तो मुंबई से ठाणे के बीच, मुंबई से ठाणे के बीच। नाक पांडा और अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल टीम मुंबई में है। यानी कि नाक पांडा और अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल की टीम है, वो कहाँ पर है? वो मुंबई में है। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं, सहजन के फूलों के पकौड़े महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। तो सहजन के फूलों के जो पकौड़े बनाए जाते हैं वो महाराष्ट्र में खाए जाते हैं।
बरली एक प्रकार की पारंपरिक कला है जो महाराष्ट्र में है। तो बरली एक प्रकार की पारंपरिक कला है जो कहाँ पर है? वो महाराष्ट्र में है। और ये महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर सर्वाधिक देखने को मिलता है। तो ये कंडीशन सैंजन के फूल हैं, सैंजन के फूल महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आइए कर्नाटक। कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है। तो कर्नाटक की भाषा कैसी है? कन्नड़ है। बेलपानी यानी कि बेलपानी का गांव कर्नाटक में, बेलपनी। तो बेलपनी जो गांव है, बेलपनी, बेलपनी गांव कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। और हॉलमुंडी, हॉलमुंडी, हॉलमुंडी गांव कहाँ पर है? ये भी कर्नाटक में स्थित है। हॉलमुंडी गांव भी कर्नाटक में स्थित है। बच्चों की पंचायत भीमा संघ हॉलमुंडी में स्थित है। तो बच्चों की जो पंचायत हुई थी पानी से संबंधित, जो इसे भीमा संघ कहा गया था। क्या कहा गया था? भीमा संघ, भीमा नहीं भीमा संघ, जिसे भीमा संघ कहा गया था, जो कहाँ हुई थी? कर्नाटक में हुई थी। किस गांव में? तो होलमुंडी गांव में हुई थी। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए बहुत ही मशहूर है। तो उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है वो किसके लिए? इत्र के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? इत्र के लिए। तो इत्र नगरी कन्नौज को कहा जाता है। आइए, यहाँ के फूलों से इत्र, गुलाब जल, केवड़ा तैयार किया जाता है। तो गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में जो कचनार का फूल होता है उससे सब्जी बनाई जाती है। और कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। नेक्स्ट मिजोरम। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में जो भाषा बोली जाती है, यहाँ 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। तो यहाँ के जो 3/4 लोग हैं वो जंगल में रहते हैं। यहाँ की मुख्य फसल चावल है। और मिजोरम की जो मुख्य फसल है वो चावल है। मिजोरम में खेती की लॉटरी निकाली जाती है। जमीन को साझा मानकर सभी लोगों को बारी बारी से उस जमीन खेती करने का अवसर मिलता है। मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं और झूम खेती मिजोरम में होती है। तो झूम खेती कहाँ पर होती है? मिजोरम में होती है। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। गोलकुंडा किला। गोलकुंडा किला क्या है? तो गोलकुंडा किला हैदराबाद में स्थित है। तो गोलकुंडा किला जो है वो कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। दीवार का एक भाग गोलाकार शेप में है। तो दीवार का एक भाग जो है वो कैसा है? वो गोलाकार शेप में है, जिससे बेसनसिया बोर्ड कहते हैं, और जिसे बेसनसिया बोर्ड कहते हैं। गोलकुंडा की बाहरी दीवारों पर ऐसे 87 बुर्ज बने हुए हैं जिन्हें कुतुब शाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 1518 से 1687 तक शासन किया था। कहने का मतलब ये हुआ कि जो कुतुब शाही सुल्तान थे उन्होंने इस प्रकार के बुर्ज बने हुए हैं जो गोलकुंडा की दीवारों पर बने हुए हैं। कितने बुर्ज हैं? 87 बुर्ज बने हुए हैं। और दीवार का वह भाग क्या होता है? गोलाकार आकार में होता है। गोलकुंडा कहाँ पर स्थित है? तो गोलकुंडा हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। पेट्रोलियम। पेट्रोलियम प्राकृतिक रूप से बनता है, पर इससे बनने की गति बहुत ही धीमी होती है। इससे बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। जमीन से निकलने वाला कच्चा तेल गहरे रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। यानी कि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जमीन से निकलने वाला जो कच्चा तेल होता है वो गहरे रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ के रूप में होता है, जिससे गंध आती है, जिसे रिफाइंड भी कहा जाता है, रिफाइंड भी किया जाता है। इसे रिफाइंड करके, यानी कि रिफाइंड नहीं, वो रिफाइंड नहीं कहा जाता है, यानी कि रिफाइंड किया जाता है। रिफाइंड करने का मतलब क्या हुआ कि इसे अलग अलग किया जाता है। इससे ही केरोसिन भी बनती है पेट्रोलियम से। तो ये क्या है? घड़सीसर। घड़सीसर क्या है? सर का मतलब तालाब। तो सर का मतलब यहाँ पर तालाब से है। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी जी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट सजे हुए हैं। बरामदे, कमरे, बड़े हॉल आदि मौजूद थे। नेक्स्ट अगला देखें। दांडी यात्रा। दांडी यात्रा क्या है? सन 1930 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी थी, जिस कारण गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। गांधी जी का कहना था कि जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है और उसे बनाने पर बंदिश कैसी थी, तो उन्होंने दांडी यात्रा निकाली थी। आइए मिड डे मील। मिड डे मील की बात करें तो मध्यमान मिड डे मील भोजन स्कीम देश के 2408 ब्लॉकों में एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ की गई थी। मिड डे मील योजना वर्ष 1997 से लेकर 1998 तक यह कार्यक्रम देश के सभी इलाकों में आरंभ कर दिया गया था। वर्ष 2003 में इसका विस्तार शिक्षा गारंटी केंद्रों और वैकल्पिक वह
नवाचारी शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों तक कर दिया गया था। तो अब सोचें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मिड डे मील योजना कब लागू हुई थी? तो 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ की गई थी। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स की बात सुने। सुनीता विलियम्स 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। सुनीता विलियम्स ने 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में समय बिताया था। वह सबसे लंबे समय तक एक्सप्रेस में रहने वाली पहली महिला थी। एक्सप्रेस यानी कि सुनीता विलियम्स के अनुभव स्पेस में, यानी कि एक्सप्रेस नहीं, स्पेस, इसमें अंतरिक्ष में, वहां तक जगह बैठ नहीं पाते थे और एक जगह से दूसरी जगह तैर कर गई थी ये। पानी भी नहीं रुकता था स्पेसशिप में और बुलबुले बन के फ्लोट करते रहती थीं। को पानी को हवा में भी पीना पड़ता था। तो सुनीता विलियम्स की इतनी बात ध्यान रखनी है आपके लिए कि सुनीता विलियम्स जो है वो 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। कितनी दूर? 360। और कितने महीने रही थी? 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में रही थी। बस नेक्स्ट क्वेश्चन सुनीता विलियम्स से संबंधित। बछेंद्री पाल देखें। बछेंद्री पाल जो है बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की थी। तो बछेंद्री पाल बचपन में एक पिकनिक में गई थी। कहाँ पर गई थी? एक पिकनिक के अंदर, जहाँ वे 4000 मीटर की ऊंची चोटी पर चढ़ गईं। तब वह कुल 12 वर्ष की थी। कितने साल की थी? 12 वर्ष की। ये उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में नाकुरा गांव में बड़ी हुई थी। यानी कि कहाँ की थी ये? तो नाकरा गांव की, नाकुरा गांव की। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली थी। तो इतना ध्यान रखना है, बछेंद्री पाल पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। बस ये तो था बछेंद्री पाल से संबंधित। अलबरूनी अलबरूनी की बात करें तो 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए थे। उनका नाम था अलबरूनी। अलबरूनी जिस देश से आए थे उस देश का नाम था उज्बेकिस्तान। ये मध्य एशिया का जो देश है। अलबरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगह को देखा और उनके बारे में लिखा था। आइए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है, झूम खेती। झूम खेती की बात करें तो झूम खेती क्या है? झूम खेती का एक तरीका बिल्कुल अलग होता है। एक फसल काटने के बाद जमीन पर इस फसल को कुछ सालों तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे उससे खेती नहीं करते। उस जगह को बांस या जंगल उग आते हैं। जब बांस या जंगल उग आते हैं तो उन्हें उखाड़ते नहीं हैं, बस गिराकर जला देते हैं और ये जमीन जो है खाद का काम करती है। यानी कि जो राख जो हो जाती है वो जमीन में खाद का काम करती है। यह है झूम खेती से संबंधित फैक्ट। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ ना जल जाएं, जंगलों को नुकसान न पहुंचे, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर उस जमीन में खेती की बारी जब आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता है। मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। यानी कि हल्का हल्का खोदा जाता है, बल्कि उसे जोता नहीं जाता। एक ही खेत में अलग अलग तरीके के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और बोए जाते हैं। यानी कि जो झूम खेती होती है उसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाई जाती हैं और उस जमीन को जो है वो जोता नहीं जाता, बल्कि हल्का हल्का खोद कर उसमें बीज उगाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं, इन्हें गिरा देते हैं ताकि वे जमीन की मिट्टी में मिल जाएं। इससे भी जमीन उपजाऊ बनती है। स्थानांतरित खेती या झूम खेती उत्तर पूर्व पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजातीय कृषि भी कहा जाता है। झूम खेती के लिए फल और सब्जियां, जल्दी खराब होने वाले फल और सब्जियों के नाम। तो जल्दी खराब कौन कौन सी फल और सब्जियां होती हैं? तो पालक, केला, फूल गोभी, टमाटर, खीरा, अंगूर, बैंगन। बैंगन, अंगूर, खीरा, टमाटर, फूल गोभी, केला और पालक ये जल्दी खराब होने वाली फल और सब्जियां हैं। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है जल्दी खराब हो जाते हैं कुछ दिनों तक रखे जाने वाले फल सब्जी के नाम। यानी कि जो देर से खराब होते हैं, जल्दी खराब होते हैं, यानी कि देर से खराब होने वाले। तो कौन कौन से? लौकी, आलू, प्याज, नाशपाती, चीकू, अदरक, अनानास।
तो लौकी, आलू, प्याज, नाशपाती, चीकू, अदरक और अनानास ये कुछ देर बाद खराब होते हैं, यानी कुछ देर तक इन्हें रख सकते हैं इन फल या सब्जियों को। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है महत्वपूर्ण दिवस। वन्य जीव संरक्षण दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व आर्द्रता दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला देखें। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 से 15 मई को मनाया जाता है बीच। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। नृत्य। नृत्य की बात करें तो घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। लावड़ी महाराष्ट्र का नृत्य है। सोंग नृत्य नागालैंड का है। उड़ीसा का उड़ीसी। असम का लोक नृत्य बिहू। अरुणाचल प्रदेश का मुखोटा। मुखोटा नृत्य कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। और कथकली केरल का। और कथक उत्तर प्रदेश का। और जहू झारखंड का नृत्य है। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है गढ़वाली नृत्य उत्तराखंड का। तो गढ़वाली नृत्य कहाँ का है? उत्तराखंड का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का, यानी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। और रासलीला तमिलनाडु की। रासलीला नृत्य जो उत्तर प्रदेश में भी प्रसिद्ध है। तो रासलीला रासलीला जो है, इधर ध्यान दें, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का है। और रासलीला है उत्तर प्रदेश की। और कथक उत्तर प्रदेश का है। यक्षगान कर्नाटक का। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का। गरबा गुजरात का। गरबा गुजरात का। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। खाने की चीजें। इधर है खाने की चीजें, इधर है पचने का समय, और इधर हमारा पेट में पाचन में लगने वाला समय। तो कच्चा दूध कितना समय लगता है? 2.25 घंटे। पाचन में लगने वाला समय, पेट में गिलास में पाचन में लगने वाला समय कितना लगेगा? 4 घंटे से 45 मिनट तक। उबला दूध 2 घंटे, 4.5 यानी कि 4 घंटे 15 मिनट। पूरी तरह उबला हुआ दूध 3 घंटे 30 मिनट, और इसमें लगेंगे 8 घंटे के पाचन में लगा समय, यानी कि पेट में गिलास में। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। बगुला पक्षी। बगुला पक्षी क्या कहता है? बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीड़ों को खाता है। भैंस को कीड़ों से छुटकारा मिल जाता है और बगुले को भोजन मिल जाता है। इससे दोनों में क्या हो जाती है? दोनों का काम हो जाता है। इसलिए बगुले को नहीं उड़ाती। इसलिए भैंस जो होती है, भैंस जो है वो बगुले को नहीं उड़ाती। बगुले को नहीं उड़ाती। महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि कान सुनने में मदद करते हैं। पक्षी से पतले मकबरे मच्छर के भी कान होते हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ते। इनके छेद जैसे कान होते हैं, मच्छर के कान होते हैं। अब बगुला और भैंस में जो संबंध पाया जाता है वो सहजीविता का संबंध है, सहजीवी का संबंध है। यानी कि सहजीवी किसे कहते हैं? जिसमें एक जीव दूसरे जीव को कोई नुकसान ना पहुंचाए और दोनों जीवों का उसमें लाभ हो। तो अब इसमें दोनों जीवों का लाभ क्या हुआ? तो बगुले को मिला भोजन और भैंस को मिला आराम। तो इसे कहते हैं सहजीविता का संबंध। नेक्स्ट आइए आगे देखते हैं। परागकण। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में जो पतली पाउडर जैसी रचना दिखाई देती हैं, जिन्हें परागकण कहते हैं, और परागकण पाउडर जैसे होते हैं। परागकण प्रक्रिया वो होती है जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। बीजों का प्रकरण हवा के द्वारा होता है। यानी कि बीजों का जो प्रकीर्णन है वो किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा होता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं थ्रेसर। दाने को बाली से अलग करने के लिए थ्रेसर का प्रयोग किया जाता है। तो दानों को बाली से अलग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? थ्रेसर का प्रयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वहीदा प्रिज्म खान। तो लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म खान भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। ये एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली थी और किसी भी सेना में बहुत बड़ी बात मानी जाती है। इनके गांव का नाम थानमंडी है, जो कि जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला में स्थित है। तो थानमंडी गांव कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। किस जिले में है? राजौरी गांव में है, राजौरी जिले में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कबड्डी। कबड्डी कबड्डी खुले मैदान में 2 टीमों के बीच खेला जाने वाला एक प्रमुख खेल है। इसमें एक टीम में
कुल 12 खिलाड़ी होते हैं। तो कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 12 खिलाड़ी होते हैं। खेलते समय 7 खिलाड़ी प्रत्येक टीम में खेलते हैं और 5 खिलाड़ी अतिरिक्त होते हैं। जब भी कोई खिलाड़ी घायल होता है तो उसकी जगह पर इन अतिरिक्त खिलाड़ियों में से एक वहाँ भेज दिया जाता है, फिर वह उसकी जगह खेलता है। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगले की बात करें, कबड्डी खेल में 15-15 मिनट की 2 पारियाँ होती हैं और दोनों पारियों के बीच 5 मिनट का इंटरवल होता है, जिसे मध्यावकाश कहते हैं। कबड्डी खेल का मैदान 11 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा आयताकार रूप का होता है। ये 2 बराबर भागों में बटा हुआ होता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, अगला है। कबड्डी खेल के अंदर लाइनें कौन-कौन सी होती हैं? तो बाउंड्री लाइन्स होती है, प्ले एरिया लाइन्स होती है, मिड लाइन होती है, बोनस लाइन होती है और बॉलक लाइन भी होती है। तो बॉलक लाइन, बोनस लाइन, मिड लाइन, प्ले एरिया लाइन्स और बाउंड्री लाइन्स होती हैं कबड्डी के अंदर। आइए देखते हैं पत्ते। पत्ते की बात करें, पत्ते रुएदार होते हैं, पत्ते हाथी के कान जैसे होते हैं, कटे-फटे जैसे होते हैं। नींबू, आम, नीम, तुलसी, पुदीना, हरा धनिया आदि इन सभी में पत्ते होते हैं। विष्णु चिं चिंचालकर जी, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर में रहते थे, इनकी खास बात ये थी कि ये सूखे पत्तों से बढ़िया-बढ़िया चित्र बनाते थे। तो सूखे पत्तों से बढ़िया-बढ़िया चित्र कौन बनाते थे? तो विष्णु चिंचालकर जी, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं, अगला क्या है? अमरूद। अमरूद के पत्ते छोटे और खुरदरे होते हैं। अमरूद के पेड़ पर फूल लगते हैं। अमरूद के पत्तों को चबाने से दांत ठीक रहते हैं। अमरूद के पत्तों में विटामिन सी पाया जाता है। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं, अगला क्या है? जानवरों का शिकार। हाथी का शिकार उनके दांतों के लिए किया जाता है। हाथी का शिकार क्यों किया जाता है? उनके दांतों के लिए किया जाता है। गैंडे का शिकार उसके सींग के लिए किया जाता है। शेर का शिकार, मगरमच्छ का शिकार और सांप का शिकार उनकी खाल के लिए किया जाता है। तो शेर का शिकार, मगरमच्छ का शिकार और सांप का शिकार उनकी खाल के लिए किया जाता है। उनकी खाल से अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं, फिर उन्हें बाजार में बेचा जाता है। गैंडे का शिकार उनके सींग के लिए, हाथी का शिकार उनके दांत के लिए। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आम। आम के गूदे में गुड़ और चीनी मिलाकर आम पापड़ या मामड़ी तांडरा बनाया जाता है। इनकी आम पापड़ बनाया जाता है उसके गूदे में गुड़ या चीनी डालकर। किसी भी प्रकार का अचार रखने से पहले बर्तन को, यानी कि जो बर्तन होता है, बर्तन के लिए बर्तन बर्तन या फिर शीशी को धूप में सुखाया जाता है ताकि शीशी में नमी ना रहे। शीशी में नमी ना रहे, सारी नमी निकल जाए। अगर शीशी में थोड़ी भी नमी रह जाती है तो अचार सड़ जाएगा। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अचार से जब ज़रूर पूछा जाता है कि भाई अचार की जो अचार रखने की जो प्याली होती है, जो शीशी होती है, उसको धूप में क्यों सुखाया जाता है? उसकी नमी को दूर करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, जो सीटेट 2023 यानी कि जुलाई और अगस्त में जो पेपर होगा, तो पर्यावरण से संबंधित जो फैक्ट थे आपको पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।